हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अपने जैविक क्रैश कोर्स का यूनिट नंबर पीपीपी का यूनिट नंबर 14 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है हमारा पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम लोग चेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि चेक को हैंडल करते वक्त किन किन बातों को हमें ध्यान में रखनी है। बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि हम लोग डेली चेक से डील करते हैं अपने बैंकिंग लाइफ में। और दोस्तों, चेक के बारे में जो भी नियम कानून है वो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले ये देखते हैं कि किन किन टॉपिक को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें ये समझना है कि जो कलेक्टिंग बैंक होते हैं उनका रोल क्या है और उनका ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें इंडोर्समेंट के बारे में समझना है। उसके बाद हमारा फोर्ज इंस्ट्रूमेंट है, बाउंसिंग ऑफ चेक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिटर्निंग ऑफ चेक है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, और लास्ट हमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये चीज़ हम लोग सीटीएस कहते हैं, ये समझना है। दोस्तों, मैं हर एक चैप्टर की शुरुआत में आपको टॉपिक में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। और बुक में क्या है कि जो हमारा बुक है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये पीडीएफ जो मैं बनाया हूँ, इसमें मैं वही डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि सिलेबस में हमें दी गई है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा तो हमें है नहीं। तो दैट्स माय पर्पस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक को कैसे डिफाइन करता है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 6 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, एनआई एक्ट का। वो चेक को ऐसे डिफाइन करता है कि चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। किस पे ड्रॉ किया गया है? तो स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया गया है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। हाँ, डिमांड पे ही उसे पे किया जाएगा। और इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? एक ट्रंकेटेड चेक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है, एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चलिए, तो ये तो डेफिनेशन रहा चेक का। आपके सामने क्वेश्चन है, एज पर द डैश ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, check has been defined as bill of exchange on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। तो आप देखिए, ऑप्शन है सेक्शन 2, सेक्शन 6, सेक्शन 4 और सेक्शन 12। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा कि ये हमारा सेक्शन 6 का है, सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट। तो ऑप्शन हम नंबर हमारा बी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 6 से ही पूछा गया है कि जो एनआई एक्ट का सेक्शन 6 है, डिफाइन अ चेक एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और फॉल्स। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ वन एंड द सेम, यानी कह रहा है कि जो चेक है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक ही चीज़ है और सेम है। दूसरा कह रहा है कि चेक हमेशा पेबल होता है डिमांड पे, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक पार्टिकुलर टाइम पे के बाद हम लोग पे कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद सी नंबर कह रहा है कि अ चेक कैन बी क्रॉस्ड बट नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी चेक को हम क्रॉस कर सकते हैं लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और डी में कह रहा है चेक इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, अ चेक इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ऑल्सो बी ड्रॉन ऑन अ क्लाइंट। दोस्तों, एक तरह से चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में तुलना की गई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए दोस्तों, ये चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज एक चीज़ नहीं होता है। देखिए, और बाकी सही है, चेक हमेशा डिमांड पे किया जाएगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक पार्टिकुलर टाइम के बाद पे किया जाता है। उसके बाद चेक को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। चेक हमेशा बैंकर के द्वारा ड्रॉ किया गया, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज किसी क्लाइंट पे ड्रॉ किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारी चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स इन इट्स इंसेप्शन टू पार्टीज, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और अ ड्राफ्ट इज रिटन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई टू पे द मनी टू द पेई। दोस्तों, ये ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये चीज़ क्लियर रखनी चाहिए आपको कि ड्रॉअर कौन होते हैं, ड्रॉई कौन होते हैं और पेई कौन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का ड्राफ्ट है, या ड्राफ्ट एक तरह का रिटर्न ऑर्डर है, इसके द्वारा ड्रॉअर के द्वारा किसी ड्रॉई को कि मैं तुम पेई को मनी पे कर दो। देखिए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ड्रॉअर वो होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, ड्रॉई वो होता है जिसके बिहाफ में बना रहा है, और पेई वो होता है जिसे पेमेंट करना है। समझ रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट है ऑप्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूज प्राइमरली इंटरनेशनल ट्रेड एंड इज रिटन ऑर्डर बाय वन पर्सन टू दिस बैंक टू पे द बियरर अ स्पेसिफिक सम ऑफ ऑन ए स्पेसिफिक डेट। चौथा ऑप्शन है, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन इन द सेक्शन 6 ऑफ द एनआई एक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ही पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एनआई एक्ट का सेक्शन 6 में तो चेक की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन 4 तो साफ गलत है।
ठीक है। आप देखिए ऑप्शन इस तरह जिसमें से 4 है वो गलत होगा। तो आप देख सकते हैं ए बी डी तो ऐसे ही गलत है, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो करेक्ट कौन सा होगा? 2 एंड 3। देखिए 2 एंड 3 बिल्कुल सही है, जो कि मैंने आपको बताया। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ड्रॉई कौन होता है? जिसके बिहाफ में बनाया जाता है। और लास्ट है हमारा पेई, यानी जिसे पेमेंट मिलना है वो पेई कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोगों ने एक सेक्शन देखा, सेक्शन नंबर 6। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जो कि है सेक्शन नंबर 18। किसका? एनआई एक्ट का। वो ये कहता है कि व्हेन द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड एंड फिगर डिफर। मान लीजिए कि जो अमाउंट वर्ड में मैंने स्टेट किया और जो मैंने फिगर में स्टेट किया वो अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा कि जो वर्ड में अमाउंट स्टेटेड है उसी को हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस द बैंक प्रीफर रिटर्निंग सच चेक अनपेड विदाउट द रीजन अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर डिफर। इन प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रिंसिपल तो ये कहता है कि हमें जो वर्ड में है उसे पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम उसे रिटर्न कर देते हैं कि अमाउंट जो है और वर्ड जो है वो डिफर करता है। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर डिफर। चलिए ये प्रैक्टिस है और प्रिंसिपल आप देख सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आपको एक चेक मिला 500 रुपये का, जो कि रिटर्न था फिगर में एंड ₹5 लाख इन वर्ड। आप बताइए अंडर सेक्शन 18, आप सेक्शन 18 को आप यूज़ कीजिए। देखिए ये हमें, जब हम लोग सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। प्रैक्टिसेस में आप क्या करते हैं वो भी मैंने समझा दिया। ठीक, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लेकिन प्रिंसिपल जब कहता है तो आप क्या कीजिएगा बताइए? चेक को रिटर्न कर देंगे क्या, या पे करेंगे अमाउंट फिगर में, या पे करेंगे अमाउंट वर्ड में, या ब्रांच मैनेजर के साथ डिस्कस करेंगे? तो दोस्तों याद रखिए सेक्शन 18 एनआई एक्ट का ये कहता है कि आपको जो वर्ड में लिखा गया है वो पेमेंट करना है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडोर्समेंट ऑफ चेक। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट में क्या कहा गया है कि जब भी कोई मेकर या जब भी कोई होल्डर किसका, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का साइन करता है उसे, जैसे मान लीजिए कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है या मेकर है, उसने क्या किया? साइन किया। Otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof on the slip of paper that they are to। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडोर्स कर सकता है किसी को भी। ठीक है, कहाँ पे? पेपर के बैक में या पेपर के सामने, कहीं भी इंडोर्समेंट कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर्समेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 15 एज। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द। तो दोस्तों ये बुक इस डेफिनेशन है और यही क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। तो इस डेफिनेशन को एक बार पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ एक्स इज क्रॉस नॉन नेगोशिएबल। मान लीजिए एक्स के फेवर में एक चेक को ड्रॉ किया गया और उस पर उसको क्रॉस कर दिया गया, नॉन नेगोशिएबल। और एक्स इंडोर्स द चेक इन फेवर ऑफ वाई फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। वाई बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ओनली अ होल्डर एंड असाइनी फॉर द अमाउंट ऑफ चेक एंड द चेक कैन नॉट बी इंडोर्स्ड। तो दोस्तों ये एक टर्म है होल्डर इन ड्यू कोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप एलआरबी में भी देखेंगे, पीवीबी में भी देखेंगे, तो क्योंकि बहुत सारा सिलेबस दोनों का सेम है। तो दोस्तों याद रखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या मतलब इसलिए होगा क्योंकि इट इज़ गिवन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात यह है कि नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग किया गया है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जब मैं नॉन नेगोशिएबल कर रहा हूँ तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, इसीलिए इसे कि इसका मतलब हुआ नॉन ट्रांसफरेबल। और जो चीज़ नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसे हम लोग इंडोर्स करते हैं। ठीक है, ओनली प्रॉब्लम इज द ट्रांसफरी विल नॉट गेट बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट। चलिए तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यू रिसीव अ चेक फॉर पेमेंट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ योर कस्टमर अरुण। आपका एक कस्टमर है अरुण और उसने आपको एक चेक दिया पेमेंट के लिए, बट इट इज़ इंडोर्स्ड विद अ पेंसिल, द इंडोर्समेंट इज अदरवाइज रेगुलर, विल यू कंसिडर इट। तो दोस्तों पेंसिल से इंडोर्स किया गया है, तो क्या आप इसे कंसिडर करेंगे? तो दोस्तों ये अनडिज़ायरेबल है। हाँ, पेंसिल से नहीं किया, पेंसिल वाला इंडोर्समेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, अनडिज़ायरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू इंडोर्स अ चेक और इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा कॉम्पिटेंट है कि वो चेक को इंडोर्स कर सके? माइनर ऑफ एज 12, एन इंसॉल्वेंट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर कॉम्पिटेंट पर्सन हु हैज़ हिम गिवन इन मैंडेट। थर्ड है एन इलिटरेट पर्सन हु कैन नॉट साइन। फोर्थ है हमारा अ पारा डांसिंग लेडी एंड ई ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी लोग कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, सॉरी ये चेक को इंडोर्स करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 26 एनआई एक्ट का। वो क्या कहता है कि माइनर भी जो है चेक को इंडोर्स कर सकता है। इंसॉल्वेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, लेकिन इंडोर्समेंट जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एनआई एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एज ऑफ द माइनर बट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अदर एक्ट माइनर मिनिमम मैक्सिमम एज इज लेस देन 80।
ठीक है, एज नो वन ओवर मैंसन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंडोर्स, इनमें से कौन सा चीज़ इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स नहीं किया सकता? फिक्स डिपॉजिट, बैंक ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, यूजांस बिग। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, यू कांट, हम लोग कभी भी फिक्स डिपॉजिट को इंडोर्स नहीं कर सकते, वो जिसके नाम पे है वो उसी के नाम पे रहेगा। लेकिन बैंक ड्राफ्ट, प्रोमोशनरी नोट और यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग इंडोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो अभी हम लोगों ने देखा ये वाला कौन सा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग इंडोर्समेंट के टाइप्स पे आते हैं। इंडोर्समेंट समझ गए क्या होता है, किस किस केस में कौन इंडोर्स कर सकता है, ये सब समझ गए। अब टाइप्स को देखते हैं। पहला है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। तो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक में क्या होता है कि एक सिग्नेचर होता है इंडोर्सर का, कहाँ पे, तो इंस्ट्रूमेंट के बैक में, ठीक है। लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता है, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ दिस पर्सन, इसे हम लोग ब्लैंक इंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक। खाली सिग्नेचर हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मेकिंग द चेक पेबल टू बियरर। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो भी उस चेक को बियर कर रहा है उसे हम लोग पेमेंट दे देंगे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर द चेक कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयरली डिलीवरी सिंस अ बियरर चेक इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। चलिए, दूसरा है इंडोर्समेंट इन फुल। जब इंडोर्सर जो है, जिसने इंडोर्स कर रहा है, वो डायरेक्शन दे दे कि पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक टू सर्टेन पर्सन। हाँ, अब वो लिख दे कि इसी मिस्टर अभिनव को ही मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे इंडोर्समेंट इन फुल, ठीक है। तो वो अपना राइट क्या कर रहा है कि अपना राइट स्पेसिफिक पर्सन को, अभिनव को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। थर्ड है हमारा कंडीशनल इंडोर्समेंट। तो नॉर्मली द इंडोर्सर बाइंड हिमसेल्फ टू पे इन केस ऑफ अ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बट व्हेन ही एक्सक्लूड हिज लायबिलिटी विदाउट रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, विदाउट रिकॉर्ड्स हम लोगों ने फैक्टरिंग फॉरफिटिंग में देखा था। तो जब वो विदाउट रिकॉर्ड्स का कंडीशन आ जाए, अपना लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर ले, तो इंडोर्समेंट को हम लोग कंडीशनल इंडोर्समेंट कहते हैं, यानी वो लायबल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है। तो इंडोर्समेंट में रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट टू नेगोशिएट और टू रिसीव इट कंटेंट फॉर द यूज़ ऑफ इंडोर्सर इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, लाइक पे टू नलिनी मुंबईकर ओनली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो गया। उसके बाद है हमारा सेंस रिकॉर्ड्स विदाउट लायबिलिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेंस रिकॉर्ड्स में क्या होता है, इंडोर्समेंट विद द एक्सप्रेस वर्ड ऑफ एक्सक्लूडिंग लायबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर। इसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि जो इंडोर्सर है उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, विदाउट रिकॉर्ड्स और लायबिलिटी। एग्जाम्पल में पे टू श्रीमती रमेश्वरी देवी और ऑर्डर विदाउट रिकॉर्ड्स टू मी, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं सेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है। और लास्ट है फैकल्टेटिव। दोस्तों इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज़ मैं करवाऊंगा, जो कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट है उसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो जिन लोगों को मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको यूनिट वाइज और मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। दोस्तों पेमेंट ऑफ चेक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों चेक एक फ्यूचर डेट को भी बियर कर सकता है, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, करंट डेट को भी कर सकता है या बैक डेट को भी कर सकता है। यदि चेक एक 6 महीना डेट, इफ ए चेक बियर अ डेट 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ, मान लीजिए कि 6 महीना पहले का डेट उस पर पड़ा हुआ है चेक पे, ठीक है, तो उसे हम लोग स्टिल चेक कहते हैं, जिसको हम लोग पे नहीं कर सकते हैं विदाउट रिवैलिडेशन बाय द ड्रॉ, जब तक ड्रॉर उसे रिवैलिडेट नहीं करे। और एक पोस्ट डेटेड चेक को भी हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास रिस्क होता है कि वो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को रन करने का, ठीक है। डेथ हो जाए मान लीजिए कस्टमर का, या इंसैनिटी हो जाए, या इंसॉल्वेंसी हो जाए ड्रॉर का, तो हम लोग किसी पोस्ट डेटेड चेक को भी हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और 6 महीना पहले का जो, अब तो 3 महीना हो गया है, ठीक है, 3 मंथ बिफोर का जो भी हमारा चेक रहेगा उसे स्टेल चेक कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज मीन बाय स्टेल चेक? अ चेक विच इज लॉस्ट और स्टोलन, अ चेक विच इज डिफेस्ड और म्यूटिलेटेड, अ चेक फ्रॉम अकाउंट इज क्लोज्ड। तो दोस्तों नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। अ ड्राफ्ट परचेज इज रिपोर्टेड लॉस्ट एंड परचेजर वांट टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द ड्राफ्ट, कैन द बैंक डू इट? तो दोस्तों ड्राफ्ट के केस में पता होना चाहिए कि बैंक कभी भी स्टॉप पेमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो एक क्वासी, ध्यान दीजिएगा, क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका पेमेंट कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता है। चेक का पेमेंट स्टॉप हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है हमें। चलिए उसके बाद हमारा है प्रोटेक्शन। अब हम लोग प्रोटेक्शन पे आते हैं। तो देखिए किसे प्रोटेक्शन मिलना है, तो मान लीजिए कोई क्रॉस चेक है, उसका हमने पेमेंट कर दिया, तो क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? तो याद रखिए सेक्शन 128 एनआई एक्ट का ये प्रोटेक्शन देता है पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक से रिलेटेड। जब ड्रॉई बैंक ने किसी क्रॉस चेक को पेमेंट कर दिया ड्यू कोर्स में, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड ड्यू कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंटाइटल टू एंड प्लेस इन द सेम पोजीशन एज इफ द अमाउंट द चेक हैज़ बीन प्लेस टू एंड रिसीव बाय ट्रू ऑन देयर ऑफ। तो देखिए दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला ये है कि यदि चेक का क्रॉस जनरली, व्हेन द चेक इज क्रॉस जनरली द पेमेंट ऑफ इट मस्ट बी मेड ओनली टू अ बैंकर। हाँ, एंड व्हेन द चेक इज क्रॉस स्पेशली द पेमेंट ऑफ इट मस्ट बी मेड ओनली टू द बैंकर टू whom it is crossed. The payment must be made in the due course. Due course important है, in that way section 10 of the NI Act.
इसमें ये कहता है कि यदि ड्यू कोर्स में किया गया है तो आप बच सकते हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्रॉस बाय द ड्रॉअर और होल्डर, इनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बैंक ड्राफ्ट या चेक को आप क्रॉस कर सकते हैं ड्रॉअर के द्वारा या होल्डर के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में जो दिया गया है उस बेसिस पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ जनरल स्पेशल क्रॉसिंग। तो देख लीजिए दोस्तों, जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, पैडल लाइन इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि बैंक का नेम लिखा होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग आर नॉट डिफाइन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन सा क्रॉसिंग को नहीं डिफाइन किया गया है? तो अकाउंट पे क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ऑल द क्रॉसिंग। तो दोस्तों अकाउंट पे क्रॉसिंग, ऐसा कोई क्रॉसिंग नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए, चेक को प्रेजेंट किया गया है क्लियरिंग हाउस के द्वारा, और स्पेशल क्रॉसिंग दो बैंक का मेजर कर रहा है, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है रिटर्न द चेक विद द रिमार्क दैट क्रॉस टू टू बैंक। हाँ, एक जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल क्रॉसिंग की, तो उसमें बैंक एक ही होगा, ठीक है, दो बैंक नहीं हो सकता। चलिए, विच द फॉलोइंग इज मटेरियल अल्टरेशन। तो मटेरियल अल्टरेशन क्या है इसमें? द परचेजर ऑफ अ डीडी चेंजेस द वर्ड ऑर्डर टू बियरर। तो ये एक तरह का मटेरियल अल्टरेशन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ चेक कलेक्शन के बारे में, और वो है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ कलेक्टिंग बैंक, यानी कि कलेक्टिंग बैंक की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि कलेक्टिंग बैंक वो होता है जो जिसने प्रोमिसनरी नोट को, बिल को, चेक को कलेक्ट किया है, ठीक है। एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लाइक डिविडेंड वारंट, वारंट किसके बिहाफ में? तो कस्टमर के बिहाफ में। और एक कलेक्टिंग बैंकर जो होता है उसे लायबल होता है उस ट्रू ऑनर, यानी उस चेक के ट्रू ऑनर से, ठीक है, फॉर द रॉन्ग ऑफ कन्वर्जन, यानी वो लेवल होगा जो कलेक्टिंग बैंकर है, ठीक है। इफ़ यू कलेक्ट द चेक फॉर द पर्सन। अब देखिए, सेक्शन 131 है जो हमारा एनआई एक्ट का, वो क्या करता है, कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्शन तभी देगा जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। पहला कंडीशन क्या है? द चेक शुड हैव बीन कलेक्टेड फॉर अ कस्टमर, यानी चेक जो है किसी कस्टमर के लिए कलेक्ट किया गया हो। और दूसरा है कि द चेक शुड हैव बीन क्रॉस आइदर जनरली और स्पेशली बिफोर इट कम्स इनटू हैंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि चेक को या तो जनरल क्रॉसिंग हो या स्पेशल क्रॉसिंग हो। तो जब जनरल क्रॉसिंग होता है तो आपको पता होगा नाम लिखा रहेगा, और जब स्पेशल क्रॉसिंग हो तो बैंक का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी प्रोटेक्शन मिलेगा किसी कलेक्टिंग बैंकर को, ठीक है। इफ़ एनी अनक्रॉस चेक वाज टेंडर्ड फॉर कलेक्शन एंड आफ्टर दैट द बैंकर एट्स क्रॉसिंग द प्रोटेक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। देखिए, पहले से अनक्रॉस चेक था, अब बैंकर ने ज़बरदस्ती क्रॉसिंग डाल दिया तो उसके इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग द चेक द बैंकर एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। ड्यू कोर्स का इंपॉर्टेंस यहाँ भी है, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन को यदि फुलफिल किया जाता है तो कलेक्टिंग बैंकर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक। और ये सेक्शन 131 याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिंग बैंकर विल गेट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 31? क्रॉस ड्राफ्ट, क्रॉस प्रोमिसरी नोट, क्रॉस बिल ऑफ पेमेंट, क्रॉस चेक। तो हम लोगों ने देखा क्रॉस चेक में मिलता है इसे। कलेक्टिंग बैंकर गेट प्रोटेक्शन सेक्शन 39 ओनली इफ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि इसका आंसर होगा A to C, सभी के सभी, ठीक है। इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट द कलेक्टिंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड अंडर, तो सेक्शन हम लोगों ने देखा 131, ठीक है, 131A। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चेक कलेक्शन या बिल कलेक्शन में जो रिलेशनशिप है बैंकर और कस्टमर का वो कैसा है। तो दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है, बैंक एजेंट की तरह काम करता है और कस्टमर ट्रस्टी की तरह काम करता है, ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फोर्ज इंस्ट्रूमेंट। तो फोर्ज इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम मान लीजिए ड्रॉअर का सिग्नेचर को फोर्ज कर दिए, या इंडोर्सर के सिग्नेचर को फोर्ज कर दिए, या नेम ऑफ पेई को फोर्ज कर दिए, या अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फोर्ज कर दिए, ये सब के सभी हमारे फोर्ज इंस्ट्रूमेंट कहलाएं। तो देखिए, सिग्नेचर में फोर्जरी हो जाए या अल्ट्रेशन हो जाए पेई नेम में, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट हम नहीं कर सकते हैं लॉ से, ठीक है। अमाउंट, डेट में, ये सब में यदि कोई भी फोर्जरी होगा तो हम उसे लॉ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? द ट्रांसफरी विल नॉट बी एबल टू इन्फोर्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी टू द बिल, ठीक है। अब देखिए, आप आपके सामने केस स्टडी है, एक बार पढ़िए, और दोस्तों इसका पढ़ के एक बार करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब दोस्तों पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये ड्यू कोर्स का पेमेंट बार बार रिपीट होगा, तो एक बार देखते हैं ड्यू कोर्स का पेमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि ये हमें पेइंग बैंकर को, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग कलेक्टिंग बैंकर की बात कर रहे थे, अब बात हो रही है पेइंग बैंकर की। तो पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है फोर्जरी वाले केस में, ठीक है, अंडर सेक्शन 85(1), ठीक है। अब देखिए, पेमेंट इन ड्यू कोर्स डिफाइन अंडर, तो किसी सेक्शन में डिफाइन है? तो सेक्शन 10 में डिफाइन है, ऑप्शन ये। अब देखिए, बाउंसिंग कहें या डिसऑनरेबल है, बात बराबर है। जब चेक बाउंस हो जाए या डिसऑनर हो जाए, किस कारण से? फंड इंसफिशिएंसी के कारण से। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 जो है उसे 1988 में अमेंड किया गया, जिसमें नया चैप्टर लाया गया, ठीक है, जिसे हम लोग इंसफिशिएंसी ऑफ फंड कहते हैं या बाउंसिंग कहते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा रिटर्न ऑफ चेक। तो चेक रिटर्न का रीज़न देख सकते हैं आप,
और उसके बेसिस पे ये MCQ भी एक बार ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि हम लोगों ने इंडोर्समेंट पढ़ा, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, और हम लोग रिटर्न चेक कब करते हैं। अब देखिए, रिटर्न होने का कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि पेमेंट स्टॉप किया कस्टमर ने, या कस्टमर का डेथ हो गया, या गार्निसी ऑर्डर आ गया, अटैचमेंट ऑर्डर आ गया कोर्ट के द्वारा, या सेट ऑफ राइट हो गया, तो ये सभी के सभी हमारे कस्टमर अकाउंट को अवेलेबल नहीं माना जाता है बैलेंस, ठीक है। और रिटर्न में क्या क्या रीज़न लिखते हैं, मेमो तो बनाते ही होंगे आप लोग, तो मेमो में क्या लिखते हैं बताइए? इनसफिशिएंट फंड लिखते हैं, या नो अरेंजमेंट, या कभी लिखते हैं एक्सीड अरेंजमेंट, पेमेंट स्टॉप्ड, रेफर टू ड्रॉर, क्लोजर ऑफ अकाउंट बाय ड्रॉर। तो ये सभी हम लोग मेमो में रीज़न लिखते हैं। तो इसी कारण से, यही सब कारण है कि हम लोग चेक को रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों, चेक के बारे में जितना भी कम समय में जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था, मैं आपको दिया। इसी से रिलेटेड मैक्सिमम चांस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ MCQs हैं जो कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।